हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का पाठ नंबर 6 समुद्र तट है का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कहता है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करें। हम ना केवल शब्दों का उच्चारण करेंगे बल्कि हम शब्दों का अर्थ भी समझेंगे। पहला शब्द है तरंगैहि। तरंगैहि का अर्थ होता है लहरों से। अगला शब्द है संगमः। संगमः का अर्थ होता है संगम यानी मिलन, मेल। अगला शब्द है प्रायद्वीपः। प्रायद्वीप का अर्थ होता है प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप पृथ्वी का, धरती का ऐसा भाग होता है या ऐसा भूभाग होता है जो तीन ओर जल से घिरा होता है, यानी जिसके तीन ओर पानी होता है। अगला शब्द है मत्स्यजीविनः, जिसका अर्थ होता है मछुआरे। नेक्स्ट तीसृषु। तीसृषु का अर्थ है तीनों में। अगला है बंगोपसागरः, जिसका अर्थ है बंगाल की खाड़ी। अगला शब्द है विदेशी पर्यटकेभ्यः, यानी विदेशी पर्यटकों के लिए। अगला शब्द है वैदेशिक व्यापाराय, यानी विदेशी व्यापार के लिए। अगला शब्द है चंद्रोदय, जिसका अर्थ है चंद्रमा का उदय, यानी चंद्रमा का निकलना, उदय होना। अगला प्रश्न नंबर 2 देखें। कहता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखिए, यहाँ कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। इसका मतलब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल क्रीड़ा करते हैं, जल विहार करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाव से, यानी जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, यानी भारत का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा कौन सा है? तो चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा है। तो उत्तर लिखेंगे चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः अस्ति। अगला प्रश्न है जनाः कुत्र सबैरम विहरन्ति। तो इसका अर्थ है कि लोग कहाँ बिना रोक टोक के घूमते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि मुंबई नगर का जुहू तट है जहाँ पर लोग बिना रोक टोक के घूमते हैं। उत्तर हो जाएगा मुंबई नगरस्य जुहू तटे जनाः सबैरम विहरन्ति। अगला प्रश्न है बालकाः बालुकाभिः किं रच्यन्ते। बालक बालू मिट्टी से क्या बनाते हैं? तो बालक बालू मिट्टी से बालू मिट्टी के घर बनाते हैं। उत्तर हो जाएगा बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रच्यन्ते। अगला प्रश्न है कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोचि का तट किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नारियल के लिए। उत्तर हो जाएगा कोचि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। कोचि का तट नारियल के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखें। कहता है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो पहले तो मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ समझ लें। जैसे पहला शब्द है बंगोपसागरः, यानी बंगाल की खाड़ी। अगला शब्द है प्रायद्वीपः, यानी प्रायद्वीप। नेक्स्ट है पर्यटनाय, जिसका अर्थ है घूमने के लिए। अगला शब्द है क्रीड़ा, यानी खेल। नेक्स्ट है संगमः, यानी संगम, मिलन, मेल। तो पहला वाक्य दिया है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति। तो इसमें आएगा संगमः। कन्याकुमारी के तट पर तीनों समुद्रों का या तीनों सागरों का मिलन होता है, मेल होता है, संगम होता है। अगला है भारत देशः डैश इति कथ्यते। तो इसमें आ गया प्रायद्वीप है। भारत देश को यानी भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। जनाः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति। तो इसमें आ गया पर्यटनाय। लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं। अगला है बालेभ्यः डैश रोचते।
तो इसमें आ जाएगा क्रीड़ा। बालेभ्यः क्रीडा रोचते, यानी बालकों को खेलना अच्छा लगता है, ये खेल अच्छा लगता है। अगला है भारतस्य पूर्व दिशायां डैश अस्ति, तो इसमें आएगा बंगोपसागर है। भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। अब प्रश्न नंबर 4 देखें, कहता है यथा योग्यम योज्यत, यानी उचित मेल करें। पहला शब्द दिया है समुद्र तट है, यानी समुद्र का किनारा। तो समुद्र का किनारा होता है घूमने के लिए, तो इसके लिए पर्यटनाय शब्द दिया है, उससे इसका मेल हो जाएगा। समुद्र तट का मेल होगा पर्यटनाय के साथ। अगला है क्रीडनकम। क्रीडनकम का अर्थ होता है खिलौना, तो इसका मेल होगा खेलनाय के साथ में। नेक्स्ट है दुग्धम, यानी दूध। दूध से होता है पोषण, तो इसका मेल हो जाएगा पोषणाय के साथ। नेक्स्ट है दीपकः। दीपकः यानी दीपक, तो इसका मेल हो जाएगा प्रकाशाय के साथ में, यानी प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए। अगला शब्द है विद्या, तो विद्या का मेल होगा ज्ञानाय के साथ में, यानी ज्ञान के लिए। अब प्रश्न नंबर 5 को देखें, कहता है तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति, कोष्टक में शब्द दिया था मित्र, मित्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके मित्रेण शब्द का प्रयोग किया है, यानी व्योम मित्र के साथ जाता है। ऐसे ही अगला वाक्य दिया है बालकाः डैश सह पठन्ति, कोष्टक में शब्द दिया है बालिका, तो इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बालकाः इसका कर्ता और क्रिया दोनों ही बहुवचन की दी हैं, इसलिए तृतीय बहुवचन का प्रयोग करना है, तो बालिका भी ही शब्द बनेगा, यानी बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। अगला वाक्य है तडागः डैश विभाति, कोष्टक में शब्द है कमल, यानी तालाब सुशोभित होता है, और जो शब्द दिया है कमल उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो तालाब एक कमल से तो सुशोभित होता नहीं है, यानी कमल बहुत सारे होंगे, तो इसलिए तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, कमलई ही शब्द बन जाएगा। तडागः कमलई ही विभाति, तालाब कमलों से सुशोभित होता है। अगला वाक्य है अहम्पि डैश खेलामी, कोष्टक में शब्द दिया है कंदुक, कंदुक का अर्थ होता है गेंद, यानी मैं भी खेलता हूँ। तो कोई व्यक्ति अगर खेलेगा तो एक गेंद से खेलेगा, अगर अकेला खेलेगा तो, और इसमें अहम का मतलब है मैं, यानी एक वचन की बात हो रही है, तो इसलिए तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे कंदुकेन, अहम्पि कंदुकेन खेलामी, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अगला है अश्वाः डैश सह धावन्ति, कोष्टक में शब्द है अश्व, तो यहाँ पर तृतीय बहुवचन का प्रयोग करेंगे अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, यानी घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। सेम ऐसा ही अगला दिया है मृगाः डैश सह चरन्ति, कोष्टक में शब्द है मृग, तो इसमें तृतीय बहुवचन का प्रयोग करेंगे मृगैः, यानी हिरण हिरणों के साथ चरते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 को देखें, कहता है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, नीचे लिखे गए वृत्त चित्र को देखें। आगे कहता है उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्यों की रचना करें। पहले तो इस डायग्राम को समझ लें, इस चित्र को समझ लें। सेंटर में एक शब्द लिखा है रहीम है, ये कर्ता है, इसी से वाक्य बनने हैं, यानी यह सभी में प्रयोग होगा, सभी वाक्यों में कर्ता एक ही है, रहीम है। इसके बाद में इसके बाहर की साइड जो सर्किल दिया है उसमें शब्द हैं मित्र, द्विचक्रिका, कलम। उसके बाद और एक सर्कल है, और बिल्कुल बाहर वाला जो सर्कल है उसमें सभी में क्रिया दी हुई है और नंबरिंग करके दिया है 1 2 3 इस तरीके से। अब पहले उदाहरण जो दिया है उसको समझ लें। रहीम है मित्रेण सह क्रीडति, तो ये 1 नंबर वाला आप देखिए, जहाँ 1 नंबर लिखा है उसके सीध में, यानी उसके आगे जितने भी शब्द हैं उसी से वाक्य बनाया है। रहीम है मित्र सह क्रीडति, तो ये मित्र जो शब्द था, दूसरा जो सर्किल है अंदर से जब बाहर की तरफ चलेंगे तो जो दूसरा सर्किल है उसमें जो शब्द दिए हैं केवल उसी में इसने परिवर्तन किया है और उसमें तृतीय विभक्ति जोड़ करके लिखा है।
तो इसने बनाया रहीम है, मित्र से बन गया तृतीय विभक्ति में मित्रेण, और आगे एज इट इज लिखा है सह क्रीडति। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब दूसरे नंबर पर जो दिया है गच्छति, उससे बनाएंगे रहीम है द्विचक्रिका आपणम गच्छति। तो द्विचक्रिका स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ये बालिका के शब्द रूप की तरह चलेगा क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और बालिका भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे बालिका से तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है बालिकया, तो वैसे ही द्विचक्रिका से बन जाएगा द्विचक्रिकया। बाकी एज इट इज लिखना है रहीम है द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, यानी रहीम साइकिल से बाजार जाता है। अगला है रहीम है, उसके आगे कल्म है, फिर पत्रम है, फिर लिखती है। तो आपको कल्म में तृतीय विभक्ति जोड़नी है। तो ये नपुंसकलिंग शब्द होता है कल्म। तो ये क्योंकि तृतीय विभक्ति से सप्तमी तक नपुंसकलिंग और पुल्लिंग एक जैसे ही होते हैं तो बालक की तरह रूप चलेगा इसका। तो कल्म से कलमेन बन जाएगा, जैसे बालक से तृतीय में बालकेन बनता है। तो वाक्य बन जाएगा रहीम है कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कल्म से पत्र लिखता है। अगला जो चौथे नंबर पर दिया है उसको देखें, रहीम है, फिर हस्त दिया है, फिर कंदुकम है, फिर शिपति है। तो हस्त में तृतीय विभक्ति जोड़ेंगे तो हस्तेन बन जाएगा। बाकी एज इट इज लिखना है रहीम है हस्तेन कंदुकम छिपति, यानी रहीम हाथ से बॉल फेंकता है, गेंद फेंकता है। अगला रहीम है, फिर नौका जल विहारम करोति। तो नौका में तृतीय विभक्ति जोड़ना है और नौका स्त्रीलिंग शब्द है तो ये बालिका की तरह रूप चलेगा इसका। तो बालिका से जैसे तृतीय में बालिकया बनता है, नौका से नौकया बन जाएगा। रहीम है नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से यानी नाव से जल विहार करता है। अगला है रहीम है, फिर चस्क, फिर जलम और पिबती दिया है। तो चस्क में तृतीय विभक्ति जोड़ेंगे तो ये पुल्लिंग शब्द की तरह चलेगा इसका। तो चस्केन बन जाएगा, जैसे बालक से बालकेन बनता है। बाकी एज इट इज लिखना है रहीम है चस्केन जलम पिबती, रहीम गिलास से जल पीता है, पानी पीता है। अगला है रहीम है तुलिका चित्रम रचयति। तो तुलिका स्त्रीलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति में बनेगा तुलिकया, जैसे बालिका से बालिकया बनता है वैसे तुलिका से तुलिकया बन जाएगा। रहीम है तुलिकया चित्रम रचयति, यानी रहीम कलम से चित्र बनाता है। अगला है रहीम है वायुयान है आगच्छत। तो वायुयान पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा इसका, वायुयानेन बन जाएगा। रहीम है वायुयानेन है आगच्छत, रहीम हवाई जहाज से कल आया। तो इस तरीके से वाक्यों का निर्माण करेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 को देखें। कहता है कोष्ठकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे पहला वाक्य है धनिक है डैश धनम ददाति। कोष्ठक में शब्द दिया है निर्धनम और निर्धनाय। निर्धनम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है यानी निर्धन को, और निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है निर्धन के लिए। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जहाँ कहीं पर भी दा धातु, दा का मतलब होता है देना, दा या फिर यच, यच का अर्थ भी देना होता है। जहाँ कहीं पर भी इन धातुओं का प्रयोग होगा ये अपने साथ में चतुर्थी विभक्ति को स्वीकार करती हैं, यानी इनके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ददाती ये दा धातु से बना है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे धनिक है निर्धनाय धनम ददाती, जिसका अर्थ होगा कि धनी यानी अमीर निर्धन को धन देता है। अगला है बाल है डैश विद्यालयम गच्छति। बालक विद्यालय जाता है। कोष्ठक में शब्द है पठनाय पठनेन। पठनाय का अर्थ है पढ़ने के लिए, पठनेन का अर्थ है पढ़ने से। तृतीय विभक्ति है इसमें पठनेन, जिसका अर्थ होता है पढ़ने से। तो बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, इसलिए इसमें पठनाय शब्द का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति। अगला है सज्जना डैश जीवंती। कोष्ठक में शब्द है परोपकारम यानी परोपकार को, और दूसरा शब्द है परोपकाराय यानी परोपकार के लिए। तो सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं, तो इसलिए परोपकाराय शब्द का प्रयोग करेंगे इसमें। अगला है प्रधानाचार्य है डैश पारितोषिकम यच्छति। यच्छति फिर से यच्छ धातु आई है, यच्छ का अर्थ देना। तो इसमें आपको पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था, ये अपने साथ में चतुर्थी विभक्ति लेती है। तो यहाँ कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं
छात्राणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यानी छात्रों का। अगला शब्द है छात्रेभ्य है, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए इसी शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि यच्छ धातु का प्रयोग हुआ है, तो यच्छ के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रधानाचार्य है, छात्रेभ्य है। पारितोषिकम यच्छति, यानी प्रधानाचार्य छात्रों को उपहार देते हैं। अगला है डैश नमः है। कोष्टक में शब्द हैं शिक्षकाय और शिक्षकम। शिक्षकाय में चतुर्थी विभक्ति और शिक्षकम में द्वितीय विभक्ति। और आपने उपद विभक्ति में पढ़ा होगा कि नमः के योग में केवल चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा शिक्षकाय नमः, यानी शिक्षक को नमस्कार। और इसी के साथ हमारा पाठ का अभ्यास पूरा होता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।